तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख और फिर बिलाखिर हतमी तारीख आ गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज पेशावर बीआरटी मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। इफ्तिताह से कबल बीआरटी ट्रैक की सैर कराएंगे आज नया दिन में। स्पेशल बच्चों की सलाहियतों में निखार की स्पेशल कोशिश है। ऑटिस्टिक बच्चों के लिए वीडियो गेम्स मुतारिफ कराए गए। वंडर गेम्स बच्चों की सलाहियतें बढ़ाएंगे, बहुत मददगार साबित होंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शोएब और मैं हूं किरण आफ्ताब। आज एक ऐसी खबर हमारे पास है सबसे पहले बात करने के लिए कि आप भी सुनेंगे तो आपका दिल टूटेगा, आप भी सुनेंगे तो आपको अफसोस होगा, थोड़ा गुस्सा भी आएगा। हिंदुस्तान का शहर बेंगलोर, यहाँ तौहीन रसालत का सानिहा पेश आया। अब ये वो मामला है कि जिसके ऊपर भारतीय सरकार ये बहाना नहीं बना सकती कि देखिए झगड़े का आगाज़ तो इन्होंने किया था या यहाँ दहशतगर्द थे, क्योंकि दहशतगर्दी को तो सपोर्ट आपने कर दिया, आपकी पुलिस ने कर दिया। इसी जुल्म पे, जबर पे, नाइंसाफ़ी पे, बेहूदगी पे, बदतमीज़ी पे बात करेंगे, इसी शफ़ाक रवैये पर बात करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब हमको ज्वाइन कर चुके। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, कैसे हैं आप? ये इंतहाई दिल को तोड़ देने वाले रवैये हैं, ये इंतहाई अफसोसनाक रवैये हैं। ऐसे मामला जहाँ जहाँ भी देखने को मिलते हैं वहाँ पर गवर्नमेंट की कोशिश होती है कि लोगों को समझाया जाए और फिर उस मामले को उसको पूरी तरह से जांच पड़ताल के बाद में जिम्मेदारों का तयन किया जाए। यहाँ इन्होंने गोलियां चला दी, लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया और गलती का एतराफ किसी लेवल पर नहीं। शाह साहब, आपने दुरुस्त निशानदेही की है। तौहीन रसालत के इस वाक़े ने मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया है। न सिर्फ पाकिस्तान में, मैं समझता हूँ इस वीडियो क्लिप को पूरी मुस्लिम उम्मा को देखना चाहिए और देखना चाहिए कि आज किस किस्म का सलूक बरता जा रहा है। एक अक़लियत हिंदुस्तान में, मुसलमानों की जो अक़लियत है जो करोड़ों में है। पहले हमें तशवीश थी कि जुल्म और जबर हो रहा है मकबूजा जम्मू कश्मीर में। फिर आपने देखा कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के जरिए दिल्ली में मुसलमानों के घरों को जलाया गया, उनको निशाना बनाया गया। आज बेंगलोर के इस अफसोसनाक, दिल तोड़ने वाले वाक़े ने साबित कर दिया है कि आज वहाँ अक़लियतें, खास तौर पर मुस्लिम अक़लियत, महफूज नहीं है। आपने देखा कि सारे इदारे बेबस हो गए। सुप्रीम कोर्ट हिंदुस्तान का बेबस हो गया। बाबरी मस्जिद, 300 साल पुरानी मस्जिद को शहीद किया गया और वहाँ राम मंदिर की ईंट रखी गई। हमें मंदिरों का, चर्चेस का, सबका एहतराम है, लेकिन मस्जिद को शहीद करके मंदिर तो न बनाइए, मुतबादिल जगह पर बनाइए। अब सबसे बढ़कर जो तौहीन रसालत की गई है ये काबिल गौर है। इसलिए पाकिस्तान के हर मकतबा फिक्र के जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं वहाँ भी जज्बात मजरूह हुए हैं और ये नोटिस लेना चाहिए। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, ये सरकार जो इस वक्त हिंदुस्तान में हुकूमत कर रही है, ये इनकी जो हिंदुत्व RSS फिलॉसफी है, जो फलसफा है, बहुत खतरनाक है। वो इंसानी हकूक को पामाल कर रही हैं, वो इंसानी कदरों को पामाल कर रही हैं, वो रिलीजियस फ्रीडम का जो आईनी फंडामेंटल राइट है उसको रौंद रहे हैं। और उसकी ताज़ा मिसाल ये है, पहले जज्बात मजरूह करते हैं और फिर जुल्म ये करते हैं कि शहादतें भी उनकी हुई। 3 लोगों को शहीद किया गया, कईयों को गिरफ्तार किया गया और अब उनको इंतकाम का निशाना बनाया और सारी शय भी इनकी दी हुई है। शाह साहब, सारी शय भी सरकार की अपनी दी हुई है लोगों को। बिल्कुल, ये देखिए, ये पहली मर्तबा नहीं है। गुजरात में जो कुछ हुआ आपके सामने है, दिल्ली में जो कुछ हुआ आपके सामने है, जम्मू और मकबूजा कश्मीर में जो कुछ हो रहा है आपके सामने है, अब बेंगलोर में जो हो रहा है इसको भी आप देख लीजिए ये क्या हो रहा है। मैं समझता हूँ कि इंसानी हकूक की तंजीमों को, रिलीजियस फ्रीडम के जो मुहाफिज हैं, उन सब इदारों को, ह्यूमन राइट वॉच को, एमनेस्टी इंटरनेशनल को, इन सब इदारों को इसका नोटिस लेना चाहिए। न सिर्फ
इसकी मजम्मत होनी चाहिए। जो उसके मुर्तकिब हैं उन्हें करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। और शाह साहब, भारत डे वन से कहता है कि वो सेक्युलर स्टेट हैं। सेक्युलर स्टेट इस तरह के रवैये रखती नहीं है। आपको लगता है कि ये भी अब उन्हें बावर कराना होगा कि या तो फिर भैया ये सेक्युलर स्टेट का ढिंडोरा पीटना बंद कर दो, या तो फिर अपने रवैये दुरुस्त कर लो? देखिए, सेक्युलर स्टेट को तो इस सरकार ने दफन कर दिया है। आज करोड़ों हिंदुस्तान के लोग हैं जो सेक्युलर स्टेट के हामी थे, आज वो परेशान हैं। आज वो हिंदू सोच और डिफरेंट सोच रखने वाले करोड़ों लोग ऐसे हैं जो इस हुकूमत की इस हिंदुत्व पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं है। वो समझते हैं कि भारत का इंटरनेशनल इमेज जो है वो बर्बाद किया जा रहा है। वो समझते हैं इस किस्म की तफरीक और ये जो बीज बो रही हैं, इसमें जितना हिंदुस्तान आज डिवाइडेड है, जितनी तकसीम आज दिखाई दे रही है, माजी में कभी नहीं देखी गई। वो फंडामेंटल्स जो हैं वो उन बुनियादों को हिला रही हैं जिन बुनियादों पर इस स्टेट की तामीर की गई थी। तो ये बहुत सी तशवीश है, सिर्फ मुसलमानों को नहीं, बहुत से ऐसे अकाबरीन को जो नेहरू और गांधी के फलसफे में एक उनका था बिलीव करते थे, आज समझते हैं कि वो हिंदुस्तान दफन हो रहा है और एक हिंदू मेजॉरिटेरियन स्टेट जो है वो जन्म ले रही है। शाह साहब, रियलिस्टिकली हम वाकई कुछ कर सकते हैं? पाकिस्तान वाकई इस मामले पर कुछ कर सकते हैं? बिकॉज व्हेन इट कम्स टू कश्मीर हम करते हैं, हम करते आए हैं, लेकिन एट दिस पॉइंट भारत के पास तो वो अपना एक मौकफ होगा कि हमारा इंटरनल मैटर है। जी जी, देखिए, अर्ज ये है कि इंटरनल मैटर नहीं है, बिल्कुल ये इंसानियत का मैटर है, ये बेसिक फंडामेंटल राइट्स का मैटर है। पाकिस्तान को पूरा हक बनता है ये उठाए। और मैं अर्ज करूं कि पहले भी हम कहते रहे हैं जो कश्मीर, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल है, कुछ लोगों ने तवज्जो दी, कुछ लोगों ने तवज्जो न दी। मैं आज कहता हूं इस वाक़े के बाद कोई गुंजाइश रह गई है? आज बताइए वहाँ के लोग किस कैफियत में हैं, किस खौफ व हरास की कैफियत में जिंदगी बसर कर रही हैं। हमें, मैं समझता हूँ पाकिस्तान तो आवाज उठाएगा। पाकिस्तान ने आवाज उठाई। कल हमने दफ्तर खारजा में इनके जो हाई कमीशन के ऑफिसर को बुला के हमने डीमार्च किया। हमने अपने जज्बात जो अखबारात में भी आ चुके हैं और कल हम उनको दे चुके हैं, अपना हमने नुक्ता नजर कन्वे कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान के अलावा जो दीगर मुस्लिम ममालिक हैं, ये उनका सबका फर्ज बनता है कि इस अफसोसनाक इस वाक़े की खुलकर मजम्मत करे, सोशल मीडिया पे भी करें और हर फोरम पर करें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी करें, हर फोरम पर करें, क्योंकि पाकिस्तान अपना काम पहले दिन से कर रहा है। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान वो पहले ही कह चुके थे कि तौहीन रिसालत का मामला ऐसे, इस पे कोई मुसलमान खामोश नहीं रह सकता। अभी अक़वाम मुत्तहिदा के जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं जनरल असेंबली के, अभी वो तशरीफ लाए थे इस्लामाबाद। मेरे मुख्तलिफ जो पॉइंट्स थे उसमें एक पॉइंट जो मैंने उनकी खिदमत में पेश किया और कि ये आने वाले जनरल असेंबली के इजलास में हमें इस पर बात करनी चाहिए, खास तौर पे मुस्लिम ममालिक को। वो है इस्लामोफोबिया। जिस तेजी से इस्लामोफोबिया फैल रहा है, हम अगर इसका नोटिस नहीं लेंगे तो खुदा न खास्ता ऐसे वाक़यात कल भी हो सकते हैं। शाह साहब, ही एग्रीड टू दैट। अब डिस्कशन होगी? जी, हम कोशिश करेंगे। मेरी ये कोशिश है। इमरान खान साहब ने इसको रेज किया था जब वो तशरीफ ले गए थे, उनके खिताब में इसका जिक्र है। उन्होंने साइड लाइन्स पे जितने लीडर्स को इंगेज किया था वहां भी उन्होंने इस नुक्ते को उठाया। हर इंटरनेशनल फोरम पे वो उठा रहे हैं और हम फिर उठाएंगे। जबरदस्त। शाह साहब, बेहद शुक्रिया साथ मौजूद है। बहुत इंपॉर्टेंट इस्लामोफोबिया डिस्कस होना चाहिए और सबसे जो इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है उस पर होना चाहिए, अदरवाइज हर फोरम पर ही होना चाहिए। और ये दोहराते हुए ऐसा लगता है कि हम अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि इस मसले के हल के लिए, इस मामले को बेहतर बनाने के लिए, फ़िज़ा साजगार बनाने के लिए हम अपना हक़ अदा कर रहे हैं, अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहे हैं। पाकिस्तान की पॉलिसी वाज़ेह है, पाकिस्तान के हर मुसलमान की पॉलिसी वाज़ेह है।
हमारे वजीर आज़म भी कह चुके, शाह महमूद कुरैशी साहब भी बता चुके, तौहीन रसालत नामंजूर, इसके ऊपर कुछ सुना नहीं जाएगा, इसके ऊपर कुछ सहा नहीं जाएगा, चाहे वो भारत में हो रहा हो, पाकिस्तान इस मामले को उठाएगा, उठाता रहेगा। बहरहाल हम इस मामले के ऊपर बात कर रहे हैं, करना ज़रूरी भी थी। हम एक वाक़या आपके सामने रख रहे हैं जो बहुत अफसोसनाक है, तशवीश के इसमें बहुत सारे पहलू हैं, और यकीन जानिए जितने फैक्ट्स अभी तक हमारे सामने आए हैं वो बड़ी हद तक ये कहा जा सकता है अभी बहुत कुछ आना बाकी है, कुछ कहीं कहीं बात नाकाफ़ी है, लेकिन यह मामला दिल को दहला देने वाला है। कराची का इलाका गुलशन हदीद, यहाँ माँ समेत 3 बच्चों की मौत हो गई, पुरअसरार मौत कह रहे हैं इसको। अब इस केस में पुलिस तफ्तीश भी कर रही है। कुछ पॉइंटर्स मैं आपके सामने रखती हूँ। लोगों को लगा कि यह खुदकुशी थी, पुलिस को शक है कि यह कत्ल हो सकता है, तफ्तीश की जा रही है। बच्चों और माँ को मारा गया है या फिर माँ ने बच्चों की जान ली और फिर अपनी जान भी ले ली, उन्होंने खुदकुशी कर ली। बहुत सारे पहलू हैं इस सब के। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, शाहनवाज कादरी, उनसे मज़ीद जानते हैं। शाहनवाज, प्लीज़ अपडेट कीजिएगा इस सिलसिले में, पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है, पुलिस के साथ में इस खातून की फैमिली कितना ताउन कर रही है, क्या कुछ सामने आ सका है? अभी तो बहुत सारे सवाल हैं कि जिनका जवाब आना बाकी है। बहुत अफसोसनाक वाक़या है। बिल्कुल किरण, मैं काफ़ी अरसे से क्राइम की स्टोरीज़ कवर कर रहा हूँ और ये बिल्कुल मैंने मुनफरिद और अपनी नौयत की बिल्कुल अलग सी स्टोरी मेरे नज़र में आई है। और ये खासी अफसोसनाक वाक़या हुआ है जो 12 तारीख को पेश आया, जब एक घर के अंदर गुलशन हदीद में 3 मासूम बच्चे एक बेड के ऊपर मुर्दा हालत में पाए गए और उसके अगले कमरे के अंदर उनकी माँ अस्मा लटकी हुई मिली थी। तहम बज़ाहिर देखने से तो यही लग रहा था कि इन 3 बच्चों को कोई जहरीली चीज़ दी गई है, उसके बाद माँ ने ख़ुद को उस फांसी पर लटका लिया। तहम पुलिस की जानिब से इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला तो जारी है। मुख्तलिफ शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं, घर से कुछ चीज़ें भी मिली हैं, जिसमें एक शरबत मिला है जिसके अंदर से कुछ सैंपल्स लिए गए हैं। इस पर बारे में ही शक किया जा रहा है कि उनकी माँ ने वो बोतल में शरबत से बच्चों को पिलाया और बच्चे जो है हलाक हो गए। उनके बच्चों की जो लाशें थीं उनका पोस्टमार्टम भी करवाया गया, खातून का पोस्टमार्टम भी कराया गया, उनकी लाश से जो है सैंपल भी लिए गए हैं। केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट के बाद ही ये कहा जा सकता है कि उनकी वजह मौत क्या थी। पुलिस इस सारे वाक़े पर शक शुबहात अपने इज़हार कर रही है। उनका कहना है कि शाहनवाज, पुलिस को शक क्यों हुआ कि ये कत्ल हो सकता है? शक होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि खातून को लटका हुआ, आप देख, अगर आपने तस्वीर देखी हो तो खातून लटकी हुई हैं, उनके मुंह से झाग निकल रहा है और उनके हाथ, और अगर गौर करें हाथ और पाँव काले हो रहे हैं और उनको लटके हुए 10 से 8 घंटे हुए हैं। ये अमूमन होता ज़रूर है, लेकिन उस वक्त सूरत में होता है जब लाश काफ़ी अरसे तक लटकी रहे। आप दूसरी सूरत हाल देखें कि जो बच्चों की बॉडीज़ हैं वो काफ़ी पुरानी लगती हैं, 3 से 4 दिन पुरानी लगती हैं। उनकी हालत बिल्कुल वैसी है जैसी इसकी माँ की है। तो पुलिस को ये शक शुबहात हैं कि ये कैसे हो सकता है कि बॉडी इतनी ख़राब हो गई है। मुमकिन है ऐसा हुआ हो कि किसी ने इन तीनों बच्चों को मारने के बाद वहाँ लिटाया हो और वालदा जो उनकी है उनको भी जहर देकर लटका दिया और कोशिश की हो कि ऐसा लगे कि ये सारा वाकया खुदकुशी का है। ये वजूहात है मंजरनामे को। अच्छा, अब मुझे जरा ये बताइए, खातून की फैमिली के बारे में बताइए, बच्चों के वालिद के बारे में बताइए, क्या मालूमात इकट्ठा कर सके आप? देखिए, बच्चों के जो है उम्र के हिसाब मैं आपको बता देता हूँ कि जो बच्चा सबसे बड़ा जो उनका है, वो जो लड़की है वो 8 ईयर की है, जवेरिया, जबकि अरीशा है 5 साल की और 3 साल का उनका बेटा है बाकर। और उनकी जो वालदा हैं वो 17 ग्रेड की स्कूल टीचर हैं। इनके वालिद जो हैं वो बैंक मैनेजर हैं और अच्छी फैमिली है। फाइनेंशियली तौर पर ये बिल्कुल साउंड नज़र आते हैं। हमारी इनकी फैमिली से बात होने की तो उनका कहना था कि छोटे मोटे झगड़े तो चलते रहते थे इनके घरों में। हमने अहले मोहल्ला से भी बात की तो उनका बताना था कि इनके घरों से लड़ाइयों की आवाज़ें आती थी। ताहम ऐसा कोई रीज़न नज़र नहीं आ रहा कि इतना बड़ा इकदाम एक माँ कैसे उठा सकती है कि अपने 3 बच्चों को जहर देने के बाद वो घर में मौजूद रहे। हमने पड़ोसी से बात की तो ही इज अ बैंकर। आपने ये तो कहा कि फाइनेंशियल सिचुएशन से लगता ही है कि कोई मसला होगा, फाइनेंशियल जो है वो मसाइल थे नहीं। वालिद ने तफ्तीश में क्या बताया या वालिद से बात हुई है, पुलिस हुकाम ने उनसे पूछा है? देखिए, अभी जो है तफ्तीश मुख्तलिफ जायवियों पे चल रही है। बाकायदा वाक़े का मुकदमा अभी तक नहीं किया गया है। इब्तिदाई तौर पर जो है बाप से बयान लिया गया है। उसने ये बताया कि वो किसी जो रिलेटिव्स के चचेलों के सिलसिले में नवाबशाह गया हुआ था, वापस आया तो उसने घर खोला और ये तमाम माजरा और ये देखे। तो मुख्तलिफ जावियों से इन्वेस्टिगेशन चल रही है। घर को सील कर दिया गया, घर से सैंपल्स भी लिए गए। सॉरी, उन्होंने क्या बताया? कुछ मालूम कर सके आप कि जब गए हैं तो झगड़ा हुआ था या फोन पर बात हुई हो, फोन पर कोई तल्ख कलामी हो गई हो?
नहीं, जो इब्तिदाई वालिद ने बयान दिया है उसका कहना यह है कि हमारी जो लड़ाई झगड़े तो चलते रहते थे, आखिरी बार सुबह अस्मा से उनकी बात हुई है सुबह के करीब, तो उनकी ये दावा है कि बात की गई है। तो पुलिस कहती है कि हम जो शौहर है आबिद, उसका CDR भी निकालेंगे ताकि उसकी दावे की तस्दीक हो सके कि वाकई उसने बात की है। और मोहल्ले वाले जो एतराफ़ वाले बताते हैं कि हमने 11 से 8 बजे के दरमियान उन खातून को बाहर देखा था, उनके हाथ में कोल्ड ड्रिंक की बोतल थी, खासी घबराई हुई थी। 2 लोगों से उनकी मुलाकात हुई है, दोनों ने उनको सलाम किया, तो दोनों ने सेम बयान ये दिया है कि वो खातून घबराई हुई लग रही थी। तो बहुत ही पेचीदा केस है, इसको हल करना बहुत ही मुश्किल होगा, चैलेंजिंग होगा। शाहनवाज, जाहिर है चैलेंजिंग तो होगा। अब जिस तरह आगाज़ में आपने भी कहा कि केस बड़ा डिफरेंट है, मोबाइल फ़ोन का डाटा बड़ा अहम होता है आजकल, तो हर केस में ही बहुत अहम होता है। पुलिस ने डाटा ले लिया और उससे मुताल्लिक कुछ सामने आई है बात? अभी डेटा का रिकॉर्ड हासिल नहीं किया गया है। वो जो उसके लिए वो ईमेल करनी होती है पुलिस की जानिब से, वो कर दी गई है। बहुत जल्द वो डेटा भी आ जाएगा, तो सारी चीज़ें वाज़ेह होती होंगी और कड़िया से कड़िया मिलेंगी। जो वहाँ पे जाया वकूआ है वहाँ से कुछ सैंपल दिए गए हैं, शरबत का सैंपल लिया गया है, उसकी भी रिपोर्ट आनी बाकी है कि और ये कब तक आ जाएगी, थोड़ा क्विकली बताइए। कुछ स्प्रे मिले हैं, जो इंसेक्टिसाइड स्प्रे होते हैं वो तहवील में लिए गए हैं। तो कुछ चीज़ें अभी वाज़ेह तौर पर क्लियर नहीं है। इन्वेस्टिगेशन तब प्रॉपर स्टार्ट होगी जब वाकई का मुकदमा दर्ज हो जाएगा। थैंक यू, आपने अपडेट किया। आप हमें इस बारे में बता रहे थे, अफसोसनाक वाकया। और जैसे कि शाहनवाज भी बार बार कह रहे हैं कि बहुत सारे मामला तो डाटा को जांचने के, उसकी तफ्तीश के ऊपर टिके हुए, रिपोर्ट्स के आने के ऊपर टिके हुए। खातून का बिहेवियर इससे पहले उसको भी अब हम कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर बात करें। ये सब कुछ अगर वाकई एक माँ ने किया है तो कैसे कर लिया, वो कैसे गया, हम इसके ऊपर भी बात करने की कोशिश करेंगे। अब हमारा साथ देंगे माहिर नफ्सियात, हम सबके जाने पहचाने डॉक्टर मुइज़ हमको ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम। डॉक्टर साहब देखिए, तफ्तीश हो रही है, जितनी मालूमात मिल रही है कम लग रही है। मैं इससे पहले कि ये कहूँ कि माँ ने बच्चों को कैसे अपने हाथों से मारा होगा, अपनी जान कैसे ली होगी, या इस केस में खुदा ना खास्ता किसी और ने उनकी जान ली है, ये सारा कुछ पकाई गई है स्टोरी, प्लान किया गया है। मुझे सबसे पहले आपसे ये पूछना है, महल्ले वाले भी कह रहे हैं कि खातून का और उनके हस्बैंड का, उनके शौहर का, इन लोगों का झगड़ा रहता था, आवाज़ें बाहर आती थी। झगड़े हो जाना, तल्ख कलामी हो जाना, ये आम सी बात है, उमूमन घरों में हो जाते हैं, जोड़ों के दरमियान हो जाते हैं। लेकिन खातून के बिहेवियर में अगर कहीं कुछ था तो उसको रिपोर्ट किया जाना चाहिए था, उसको दिखाना चाहिए था, क्योंकि खातून घबराई हुई हैं, खातून लड़ती झगड़ती रही हैं। क्या ये एक आम रवैया है किसी भी इंसान का, किसी भी फर्द का, किसी माँ का जिसको 3 बच्चों को संभालना है, अपना घर भी लेके चलना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस वाक़े के बाद कल जब ये वाक़या मुझे पता चला टीवी के थ्रू, तो सबसे पहले मेरे जहन में ये ख्याल आया कि क्या हमारे माशरे में से इंसानियत ख़त्म हो गई है। देखिए, जब इंसान परेशान होता है तो मोहल्लेदार, रिश्तेदार, शौहर हो, बीवी हो, जान पहचान वाले लोग इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। जब ऑब्जर्व करने के बाद वो फ़ौरन कोशिश करते हैं मालूम करें कि परेशान क्यों है, इसको मसला तो नहीं है। वो मैंने एक दफ़ा कहा था कि हम बहुत सारे ऐसे सवाल जो हमें अल्लाह हमसे पूछेगा, हम इंसानों से पूछते हैं, और जो सवाल हमें इंसानों से पूछने चाहिए वो सवाल हम इंसानों से नहीं पूछते। मसलन तुम तकलीफ में तो नहीं हो, तुमने खाना खाया, मेरी कोई मदद चाहिए, ये वो सवाल है जो इंसान को इंसान से पूछने चाहिए, और इंसान ही सवाल नहीं पूछ रहा। तो समझ में पहली तो बात ये आ रही कि माशरे के अंदर शायद हम एक दूसरे से इतने दूर हो गए कि हमें इस बात की परवाह नहीं कि कौन परेशान है किसी के। अब जैसे इन्होंने कहा कि ये खातून परेशान लग रही थी, घबराई हुई लग रही थी, तो क्या इन्होंने मालूम करने की कोशिश नहीं की कि परेशान क्यों है? अच्छा, अगर समाजी मसाइल हो, माशरती मसाइल हो, जो भी मसाइल हो, वो असर करते हैं इंसान के जहन पर। तो इसमें 2 बातें सामने आती है, तफ्तीश खैर आगे पता चलेगा। एक तो ये हो सकता है कि इस औरत को कोई ऐसा प्रॉब्लम था हस्बैंड की वजह से। कई दफा आपको पता हस्बैंड चीट करता है या दूसरी शादी की बात करता है, तो औरत जो है वो उसके जहनी तवाज़ुन जो है उसमें बड़ा फर्क पड़ जाता है। तो हो सकता है ये कोई ऐसी बात हो, मैंने कह नहीं सकता कि ये होगा, एक मेरा एग्जाम्पशन है, गुमान इतना कि हो सकता है कोई ऐसी बात हो जिसके बाद उस औरत ने इंतहाई शदीद, यानी उसके बच्चों को खुदकुशी नहीं की, उसने खुदकुशी नहीं की, उसने ये किया कि अपने बच्चों को कत्ल किया। उसके बाद अगर खुदकुशी की, उसने कातिल थी, उसके बाद उसने अपनी जान ली है। तो एक जाविया तो ये कि क्या हस्बैंड की तरफ से कुछ था जो बज़ाहिर किसी को नहीं पता था। दूसरी चीज ये हो सकती है कि क्या इस बच्चे को, माँ को और बच्चों को मारा गया है।
अगर मारा गया तो बच्चों को पहले कत्ल क्यों किया गया और माँ को बाद में क्यों किया गया? मगर इतना जरूर है कि इस औरत की जहनी हालत ठीक नहीं थी। अगर हम अतराफ में लोगों को देखें कि कोई परेशान है तो हमें मालूम करना चाहिए। अगर हमें अपने माशरे में सुधार लाना है तो हमें मालूम करना होगा, जब कोई परेशान हम किसी को देखें तो हम फौरन मालूम करें कि प्रॉब्लम क्या है। तो ये मेरे ख्याल में तफ्तीश से बात आगे आएगी। और मेरी अपनी जाती तौर पर ये पूरे वाक़े को समझने के बाद ये राय है कि मसला था कोई ऐसा जिसकी वजह से खातून के पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि वो अपने बच्चों को कत्ल करे और खुद सर गुस्सा, मायूसी, तो इसका मतलब डिप्रेशन, मामला निजी था। एग्जैक्टली जी वही निजी मामला था, डिप्रेशन। मैंने आपके इशारतन कहा है ना कि हस्बैंड चीट करता है। हमारे पास तो इस किस्म की बड़ी रोज ईमेल्स आती रहती है। खातून क्या करे? अगर माँ बाप सपोर्ट नहीं करते, उसके अपने माँ बाप सपोर्ट नहीं करते, कोई और सपोर्ट नहीं करता, तो वो क्या करेगी? फिर शदीद डिप्रेशन में इंसान ऐसे एग्जाम उठा जिसके बारे में सोचा नहीं जा सकता। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक बात और भी हुई। बच्चों को इसलिए मारा जाता है कि शौहर को तकलीफ हो या बीवी को तकलीफ हो। इसमें एक बात और भी हुई जी, कहिए। जब हमारे रिपोर्टर गए उसी एरिया में गए, उनके जो मोहल्ले पड़ोसी थे, पड़ोस के लोग थे, मोहल्लेदार थे, उनसे पूछा तो एक दो लोगों का ये बताना था। एक ने तो पूछा भी कि आज आपके बच्चे दिखाई नहीं दे रहे, आपके बच्चे कल से दिखाई नहीं दे रहे, वो कहाँ थे? देखिए, खातून के बिहेवियर को थोड़ा सा उन्होंने देखा, जज किया, बच्चों को नहीं देखा तो सवाल किया। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि डॉक्टर साहब, इस सब में फैमिली कहाँ थी? इमीडिएट फैमिली कहाँ थी? हस्बैंड को किसी दिन ऐसा नहीं लगा कि मेरी जो वाइफ है ये तो खामोश रहने लग गई है या ये ज्यादा चिड़चिड़ी होने लग गई है? किसी को इस बात का इदराक नहीं हुआ कि ये मामला आगे जाके कितना संजीदा, कितना संगीन नौयत इख्तियार कर सकता है? मैंने जो शुरू किया अपनी राय देना, उसमें सबसे पहला जुमला मेरा ये था कि क्या हमारे माशरे में से इंसानियत खत्म हो गई है? जो सबसे बड़ा इशू वो ये है कि जो हम अतराफ में लोगों को देखते हैं अपने, जिनसे हम डायरेक्टली इनडायरेक्ट कनेक्टेड, जैसे पड़ोसी हम लोग कनेक्टेड है इनडायरेक्टली, रिश्ते डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो क्या लड़की के माँ बाप, लड़की के भाई बहन, पड़ोसी, रिश्तेदार, शौहर, क्या अच्छा एक दिन में नहीं होता, वाकई कई दिन तक चला होगा। और बिल्कुल एक तरह से सैलाब पहुंचता है ना अपने पीक पे, तो ये इसका डिप्रेशन, ये गुस्सा उस लेवल पे आ गया, इतनी पीक पे पहुंची, इतनी चोटी पे पहुंची कि जहाँ उसने ऐसा इकदाम किया। सही। सर मुझे ये बताएं कि अब ज़ाहिर इनकी फैमिली की सिचुएशन देखते हुए ये लगता नहीं कि कोई फाइनेंशियल इशू होगा, और ऐसे बहुत सी फैमिलीज़ हैं जहाँ पे फाइनेंशियल इश्यूज तो नहीं होते लेकिन डिप्रेशन होता है, वहाँ पर मेंटल कंडीशंस ऐसी होती हैं कि इंसान ऐसे स्टेप्स लेता है। उसकी बुनियादी वजह मेरी नज़र में तो शायद यही है कि हम लोग प्रोफेशनल हेल्प की तरफ जाते नहीं हैं। इस चीज़ को प्रमोट किया नहीं जाता इन फैमिलीज़, इन रिलेशंस कि यू मस्ट सीक प्रोफेशनल हेल्प नाउ। हम समझते हैं कि अगर ये बात की, ये बात डिस्कस हुई तो हम किसी को पागल कह रहे हैं। ये भी एक बुनियादी वजह है। Exactly. हमारे माशरे में मेरे ख्याल में हम सब ने अपनी जिंदगियां बर्बाद की है सिर्फ एक जुमले के पीछे, लोग क्या कहेंगे। इस जुमले ने बर्बाद कर दिया खानदानों को, जिंदगियों को, लोगों की खुशियां लूट ली है। और एक इसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर किसी को पता चला कि मैं जहनी मरीज हूँ, मैं जहन के डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, तो लोग मुझे पागल समझेंगे, माशरे से मैं कट जाऊंगा, लोग मुझे अजीब गरीब नजरों से देखेंगे। जहन पूरे इंसान को कंट्रोल करता है, उसकी जिंदगी को, उसके जिस्म को कंट्रोल करता है। उस हेडक्वार्टर में कोई खराबी हो तो पूरा निजाम बिगड़ता है। ये बात समझा के मैं भी थक गया, मगर लोग समझने को तैयार नहीं। इसके लिए हमें करना ये पड़ेगा कि मीडिया के जरूर ये बात बार बार उजागर करे, इसको लोगों तक पहुंचाए कि अगर आपके पेट में दर्द है, सर में दर्द है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं। मगर अगर आपको डिप्रेशन है, एंजाइटी है, आपको बेचैनी है, परेशानी है, सोचे गलत आती है आपको, तो बराए करम ऐसे डॉक्टर के पास जाए जो इसका इलाज कर सके। डॉक्टर साहब, बिल्कुल ना एक मुख्तसर कमेंट आपका इसके ऊपर भी। कोई शख्स अगर वो किसी ज़रा सी मामूली सी ज़हनी उलझन से गुजर रहा है, जो कि नॉर्मल है, कोई भी परेशान होता है, अपसेट होता है, अपने आप को नॉर्मल भी कर लेता है, कंपोज भी कर लेता है, लेकिन उसको तवातुर के साथ में कहना कि तुम पागल हो और तुम्हारा तो कोई इलाज नहीं है, दिमाग ख़राब है तुम्हारा, सर ये कितना ज़्यादा ख़तरनाक है किसी भी इंसान को उसके ट्रैक से उतार देने के लिए। एक चीज होती है स्लो पॉइजनिंग कहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता जहर दाना तो कुछ अरसे में आदमी मरता है। ये जो जुमला बार बार आप कहते हैं ना कि तुम पागल हो, तुम, या फिर ये कहना कि तुम किसी काम के नहीं हो, दूसरे तुमसे बेहतर है, तुम्हारा रंग दबा हुआ है, तुम्हारा कद छोटा है, तुम्हारा वजन बहुत ज्यादा है, दिस इज स्लो पॉइजनिंग। आहिस्ता आहिस्ता आप उसको जहनी तौर पर मफलूज कर रहे हैं और उसको मार रहे हैं। और डॉक्टर साहब, यही मामला अगर किसी को आप जहनी मफलूज कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं सर, जब उनसे सवाल करें कि आपको डिप्रेशन है या व्हाट्स द वर्स्ट थिंग यू आर फीलिंग, तो जवाब ये आता है कि सुसाइडल थॉट्स आते हैं
ये किस लेवल पर पहुंच चुका है वो शख्स जो ये कहता है कि सुसाइडल थॉट आते हैं और फिर वो क्या करे? देखिए, जब कोई कहे ना कि मुझे खुदकुशी की तरफ मेरा रुझान है या मुझे ख्याल आता है खुदकुशी का, ये एक अलार्म होता है फौरन। यहाँ पे इसका मतलब है मेंटल डिसऑर्डर। डिप्रेशन दो किस्म के होता है ना, एक तो हालात की वजह से हो गया, कुछ दिनों तक किसी की मौत हो गई, कोई चीज खो गई, कोई नुकसान हो गया बिजनेस में, तो डिप्रेशन होना लाजमी है, ये इंसानी फितरत का हिस्सा है। जहाँ खुशी होती है वहाँ गम भी होता है। लेकिन अगर ये मुतवातिर होता रहे और ये बरकरार रहे और आखिर में इंसान को ये सोच आए कि मैं मर जाऊं, बेकार है, जिंदगी मेरे लिए बेकार है, हर तरफ तारीकी है। वेलकम बैक। खबर है सुप्रीम कोर्ट से। GIDC के खिलाफ कंपनीज की तमाम अपीलें खारिज करके हुकूमत के हक में फैसला दे दिया गया है। कंपनीज अब हुकूमत को 417 अरब रुपए अदा करेंगी। इसी पर बात करेंगे। जुल्करनैन इकबाल ने हमें ज्वाइन किया। जुल्करनैन, अपीलें खारिज, डिटेल्स दीजिएगा इस समात की। कितनी बड़ी खबर है ये हुकूमत के लिए, कितनी अच्छी खबर है? किरण, काफी बड़ा एक हुकूमत के लिए एक कामयाबी है कानूनी महाज पर, क्योंकि 417 अरब रुपए का वसूली का ये मामला था जो बहुत अरसे से पेंडिंग था। 60 के करीब कंपनीज हैं जिन्होंने गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से सारिफिन से तो वसूल कर लिया था, लेकिन वो आगे हुकूमत को अदायगी इस हवाले से नहीं कर रही थी। मामला पहले हाई कोर्ट में रहा, हाई कोर्ट के फैसले जब हुकूमत के हक में आए उसके खिलाफ अपीलें सुप्रीम कोर्ट में आई थी। और आपको याद होगा गुज़िश्ता साल हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस जारी करके 220 अरब रुपए माफ भी किए थे कंपनियों को। वो बेसिकली एक आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट थी 417 अरब में से कि आधा आपको अदा कर दें, आधा माफ कर दिया जाएगा। लेकिन जब वो मामला अपोजिशन की हाथ चढ़ा और उस पर तनकीद हुई तो हुकूमत को ऑर्डिनेंस विड्रॉ करना पड़ गया था। उसके बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत की तरफ से अपील की थी सुप्रीम कोर्ट में कि जल्द जो दरखास्तें पेंडिंग है उनके ऊपर फैसला किया जाए, क्योंकि इसमें बड़ा हैवी फाइनेंशियल लॉस गवर्नमेंट को हो रहा है। उसके ऊपर फिर 3 नुकरी बेंच तश्कील दिया गया था जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में। उन्होंने काफी तवील समातें की और 20 फरवरी को यह फैसला महफूज किया था। उसके बाद आज वो फैसला जस्टिस मुशीर आलम ने पढ़ के सुनाया है, जिसके मुताबिक 2-1 की अक्सरियत से अदालत ने तमाम अपीलें खारिज कर दी हैं और हुकूमत जिसके नतीजे में अब 417 अरब रुपए उन तमाम कंपनीज को जिन्होंने सारिफीन से पैसा वसूल कर लिया था, अब वो हुकूमत को अदा करने पड़ेंगे, उनको अदा करना पड़ेगा। देर में बहुत शुक्रिया जुल्करनैन, आपने अपडेट किया इस सिलसिले में। खबर है कराची से। यहाँ बिन कासिम टाउन में पालतू चीते पिंजरे से निकलकर फार्म हाउस के कंपाउंड में आ गए, जिन्हें देखकर करीब ही वाक़े मदरसे के तलबा ने शोर मचाना शुरू कर दिया। एनीवेज, आई स्टैंड करेक्टेड, शेर हैं, चीते नहीं हैं। अफरा तफरी मची तो मालिक ने इन शेरों को काबू करके दोबारा पिंजरे में बंद कर दिया। सोशल मीडिया पर यह खबरें भी ज़ेर गर्दिश रहीं कि जो शेर थे ये मदरसे में दाखिल हुए। तो ये हमने कुछ विजुअल आपको दिखाएं, लेकिन इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ जावेद मेहर साहब ने। जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपकी इंफॉर्मेशन क्या है इस सिलसिले में? क्या तफ्तीश हुई? जैसा कि आपने बताया कि उसी कंपाउंड के अंदर थे ये शेर, जहाँ पे इसके मालिक ने इलीगल पोजीशन में रखे हुए थे। इनके पास कोई लाइसेंस नहीं था। और जो नेक्स्ट डे को ये हियरिंग में आए कल, तो एक एक्सपायर्ड लाइसेंस जो कि गोश्तखोर यानी हर्बीवोर एनिमल्स के रखने का था, और वो भी किसी दूसरी जगह पे था। तो कल ओपन प्रोसीडिंग्स चली हैं, आज फिर उसको तलब किया हुआ है। यकीनन ये रेजिडेंशियल एरिया से शिफ्ट होगा और अकॉर्डिंग टू लॉ इस पर प्रोसीडिंग्स जारी हैं। सर मुझे थोड़ा सा वाक़े के बारे में बताइएगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर तो ये पूरे कराची में दंदन आ रहे थे। तो प्लीज़ आप ये बताइएगा कि ये निकल आए बाहर, बच्चों ने शोर मचाया, फिर उसके बाद क्या हुआ, पूरा वाक़या एक बार आप दोहरा दीजिए ज़रा हमारे नाज़रीन के लिए। देखिए, इस तरह से है कि ये उस कंपाउंड के अंदर काफ़ी अरसे से मौजूद थे। और इनके खाना डालने वाले आदमी ने, जो उनका केयरटेकर होता है, उसे खाना डालने गया तो दरवाज़ा खुला रह गया और वो उस पिंजरे से बाहर निकल आया। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि जिस तरह से उनको बच्चों ने देख के शोर मचाया या अहले मोहल्ला, तो जब वो कई दिनों से इस प्रेजेंस को नोट कर रहे थे तो ये कंसर्न पुलिस स्टेशन, फिर अदरवाइज यूनियन काउंसिल, या यूनियन काउंसिल, अदरवाइज काउंसलर, या फिर आजकल तो सोशल मीडिया, सिंध वाइल्ड लाइफ का सोशल मीडिया है, फ़ोन नंबर्स हैं, लेकिन कोई इतला नहीं। लोग किसी वायोलेशन को नोटिस करके सह जाते हैं, तो सहना नहीं चाहिए, बताना चाहिए। मेहर साहब, नहीं, दो रवैये हैं। एक तो वायलेशन की बात है, रिपोर्ट ना करना, दूसरे ये
कि बहुत सारे लोगों को इसकी अवेयरनेस ही नहीं है। वो अपने बच्चों को ले जाते हैं बाकायदा दिखाने के लिए कि हमारे जो फला मोहल्लेदार हैं या फला दोस्त है, वो उन्होंने देखो ऐसे जानवर पाल रखे हैं। तो ये थोड़ा सा इस मौके पर क्लियर करने की ज़रूरत है कि किन जानवरों को आप घर में पाल सकते हैं और किन जानवरों को आप नहीं पाल सकते। तो अगर कोई देखे तो वो रिपोर्ट करे। सर, इसकी अवेयरनेस पहले ज़रूरी है। प्लीज़ एक पैगाम उस पर, दीगर सवाल फिर करेंगे। यकीनन बिल्कुल आपकी बात सही है कि इसकी अवेयरनेस होती है और अवेयरनेस काफ़ी लोगों में आ गई है अब, लेकिन ये भी ज़रूरी है। सिर्फ जस्ट एक एग्जांपल कोट करूँ कि ना सिर्फ लोग देखने चले जाते हैं, बल्कि कई ऐसे मीडिया शोज़ में लोग एनिमल्स लेकर आ गए और फिर उसको देख के हमने रिक्वेस्ट भी किया पैमरा को कि जी ऐसे इंस्ट्रक्शंस जारी किए रहे कि लोग अपने शोज़ में एनिमल्स को न ले आएं, इससे रुझान बढ़ता है। सही। लेकिन सर सवाल फिर भी वही, कौन से वाइल्ड एनिमल्स कोई आम शहरी अपने घर पे रख सकता है, पाल सकता है? वो जानवर जो घास खाते हों, ओके, और जिन्होंने किसी फार्म पे जन्म लिया हो, जंगल से पकड़े हुए वाइल्ड बिल्कुल नहीं। फैंसी बर्ड्स या फिर फार्म के पैदाशुदा घास खाने वाले जानवर। यानी फार्म में अगर कोई वाइल्ड एनिमल है तब भी वो घर में नहीं रखा जा सकता? नहीं, फार्म पे वही होगा जिसने फार्म पे जन्म लिया होगा। अगर वाइल्ड का पकड़ के किसी पिंजरे में बंद करेंगे तो उसको तो वो अपने आप को मार देता है, वो आज़ाद फिजाओं का आदी होगा और वो नहीं रह सकता वहाँ पे जिंदा। लेकिन सर बहुत से नहीं कहता, कुछ कह देता हूँ, कुछ शहरी ऐसे जिनके पास सर वाइल्ड एनिमल्स हैं, वो तो लेकर निकलते हैं, अपनी गाड़ियों में लेकर निकलते हैं। सफ़ेद शेर भी हैं सर 2 शहरियों के पास, उनकी बहुत सी वीडियोस भी सामने आती हैं। तो उनको इजाज़त है या वो भी गैर कानूनी है? या आपको इल्म नहीं है सबका? ये दो सवाल हैं। जो मैंने कहा फार्म के पैदाशुदा, तो दुनिया में फार्मिंग वाइल्ड एनिमल्स जो वाइल्ड ओरिजिन के थे उनकी फार्मिंग हो रही है। मैं यही तो आपसे पहले कहा। और ऐसे ही एनिमल्स की एक्विजिशन हो गई, क्योंकि साइटीज़ के एक्ट के तहत इंपोर्ट किए लोगों ने पहले, और फिर वो लायंस चूँकि कैट की फैमिली से जन्म ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये साल में 3 दफ़ा बच्चे देंगे और 4 महीने गेस्टेशन पीरियड इनका होता है। इंपोर्टर्स ने वायोलेट किया और एक इस तरह से बड़ी बिग ब्लैक मार्केट एग्जिस्ट करती है जो कि लोगों को लायन सेल कर देते हैं, जिसका कंसर्न एजेंसीज को, हुकाम को पता नहीं होता और लोग अपने पोजीशन में रख लेते हैं विद इन देयर कंपाउंड। नहीं सर, सवाल तो पहले मोहल्ला के ऊपर सवाल फिर भी अनएड्रेस्ड है सर। फॉर एग्जांपल किसी ने इंपोर्ट भी किया, एक कोई शेर है या उसने अपने फार्म में रखा और वहां पर बच्चे हुए उसके, शेर के हुए, चीते के हुए, कोई और वाइल्ड एनिमल था, अब वो उनके फार्म में पैदा हुए हैं, तो वो रख सकता है फिर अपने घर में या नहीं रख सकता? नहीं रख सकता सर। इसका मतलब ये हुआ किसी ने सफेद शेर भी रखे हुए हैं तो वो गैर कानूनी हैं। देखें, सफेद शेर ये म्यूटेशंस हैं जो गाइडलाइंस हैं, है तो वाइल्ड एनिमल ही नहीं, म्यूटेशन, ये उनकी म्यूटेशन होगी, इन्होंने ब्रीड कर ली है क्रॉस, और वो उन्होंने ब्लैक मार्केट में सेल कर दिए। इंपोर्टर्स ने वायोलेट किया लॉ को। सर वायोलेट जिसने भी वायोलेट किया, जो भी मामला हुआ, किसी ने अगर रखे हुए हैं, वो गाड़ी में लेकर बाहर निकलता है, तो वो लीगल है या इलीगल है? पब्लिक डिस्प्ले पर पिछला जो सिंध की मैं बात करूंगा, सिंध के टेरिटोरियल बाउंड्रीज की, हमारा सिंध वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस 1972 था। ओके। उसमें लॉ इस मामले पर साइलेंट था, लेकिन हमारा एक्ट जो नया आया है जिसको असेंबली ने अप्रूव किया लास्ट वीक, उसमें इसके पब्लिक डिस्प्ले पर पाबंदी है। और सिमिलरली एक पिटीशन भी सिंध हाई कोर्ट में पेंडिंग में है जो कि कंसर्न सिटीजन ने फाइल की हुई थी, जो कि इस पब्लिक डिस्प्लेस के अगेंस्ट थी, और जिसमें यानी रख सकता है, दिखा नहीं सकता, रोड पे नहीं ला सकता, उसको कंड्यूसिव इन्वायरमेंट में उसका घर अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस बनाएगा, और अगर अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस घर बनाएगा तो वो इंसानी घर से महंगा घर बन जाएगा। शौक भी महंगे, वो बना भी लेगा जिसने करना होगा सर, लेकिन फिर भी खतरा तो है सर। दूसरे ये हाँ, तो देखें जब मैंने कहा, अब इसको मजीद अगर खोलूंगा तो फिर आप दरमियान में कोई पूछ लेंगे, मेरी बात अधूरी रह जाएगी। नहीं, आप प्लीज मुकम्मल कीजिए। वो गाइडलाइंस के मुताबिक, हाँ, जब वो गाइडलाइंस के
अकॉर्डिंगली होगा तो उसमें उसका घूमने का अंदर काफ़ी सारा उसको एटमॉस्फेयर होगा। वो उसको गले में पट्टा डाल के गाड़ी में बिठा के रोड पर नहीं ला सकता और वो रहायशी इलाके में नहीं होगा और काफ़ी सारा उसको रकबा होगा जो कि फेंस्ड होगा, चारों तरफ से बंद होगा और वहाँ पर उसका हर तरह से ख्याल रखा जाएगा। ये इस तरह से बिल्कुल गलत है जो लोग गाड़ी में बिठा के रोड पर आ जाते हैं, ये एग्जिस्टिंग लॉ के मुताबिक भी गलत है इवन। और तो लोग इंडिविजुअल एक्शन को अपने को जो है वो एक रॉन्ग एक्शन है और इस पर हम अभी काफ़ी संजीदा हैं कि लोग डिस्प्लेज ये अपने रेगुलराइज करें तो और अकॉर्डिंग टू लॉ करें। अब ज़रा मुझे ये बताइए कि पूरे साल में ऐसे कितने केसेस होते हैं कि जो आपने उसके ऊपर जाके रिस्पॉन्ड किया होता है, उसमें आपने फिर जो है वो जानवर बाजियाब कराए होते हैं बिल्कुल इसी नौइयत के, उसमें किसी मोहल्ले वाले की शिकायत नहीं, आप लोगों की अपनी वर्किंग होती है ज़्यादा? आज तक ये जो है सिंस लास्ट 1 ईयर में बताऊंगा, सिंस लास्ट 1 ईयर व्हाट वी हैव डन, हमारी एक पूरी डिप्लॉयड टीम है जो कि पेट्रोलिंग कर रही होती है कि अगर किसी ने डिस्प्ले किया, हमने पब्लिकली भी अनाउंस किया हुआ है कि अगर कहीं किसी ने डिस्प्ले किया तो हमें रिपोर्ट करें, लेकिन आज तक इस 1 साल के अरसे में हमारे पास कोई रिपोर्ट रजिस्टर नहीं हुई है और कोई आदमी डिस्प्ले पे नहीं ले आया। और आप लोग रिपोर्ट का इंतजार भी कर रहे हैं जावेद साहब? यस, वक्त बड़ी तेजी से इस तरह से कहें कि इंतजार नहीं, लेकिन हम सर इंतजार ना करें ना, एक्टिव हो जाएं, आप लोग खुद भी काम करें। बहुत शुक्रिया, आप लोग आप हमारे साथ थे, सिलसिले में बात कर रहे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं। अगर आप लोग ऐसी कुछ गड़बड़ देखा करें, किसी को इस तरह से डिस्प्ले करते हुए और प्रोजेक्ट करते हुए देखा करें तो बता दिया करें, कंप्लेन कर दिया करें, फिर वो कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज जू बना रहेगा। खैर चलें आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बताती हूँ कुछ पेशावर के बारे में, बड़े मंसूबे के बारे में। बिलाखिर ये हो गया कि BRT प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सज्जाद हैदर BRT में सवार है, ऐसी बस में सवार है। तो फिर क्या तैयारियाँ हैं, कितना अच्छा ये मंसूबा, सफ़र करना है कितना दिलचस्प, उन्हीं से जानते हैं। जी ज़रा अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, तारीख़ पर तारीख़, तारीख़ पर तारीख़, तारीख़ पर तारीख़। पेशावर के लोगों की इंतज़ार की घड़ियाँ जो है अब ख़त्म हो गई हैं। BRT का बाकायदा इफ्तिताह जो है आज वो होने जा रहा है। इस टाइम हम यहाँ पर BRT की बस में मौजूद है और सूबाई वज़ीर जो है शौकत रज़ई साहब वो तैयारियों का जो है जायज़ा भी लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे क्या कहेंगे, आखिरकार BRT जो है शुरू हो गई है, आज इसका बाकायदा इफ्तिताह कर दिया जाएगा और आप ख़ुद भी आए हुए हैं, इसमें सफ़र कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आज तो आपको भी खुशी होगी कि बाहर इतनी सख्त गर्मी है, यहाँ माशाल्लाह माहौल बहुत चेंज है। देखिए ये बहुत बड़ी नेमत है और मैं कहता हूँ खुशखबरी है इस पूरे सूबे के आवाम के लिए, और वो स्पेशली मेरी वो माएँ बहनें ख़वातीन जो मुलाजिमत करती हैं या पढ़ने जाती हैं या पढ़ाने जाती हैं, उनके लिए ज़बरदस्त फैसिलिटी है इंतहाई। और मैं ये सारा क्रेडिट गोज़ टू CM महमूद ख़ान और उनकी टीम को, क्योंकि कोविड-19 के बावजूद इस पर काम जारी रहा और दिन रात मेहनत की गई, तनकीद एक तरफ, लेकिन मैं कहता हूँ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। कुछ लोग वो तनकीद वो लोग करते रहे जो अपना 1 किलोमीटर नहीं बना सके। अब आप ऑरेंज लाइन देखें उनकी जो वहाँ पे है ट्रांजिट, बस ट्रांजिट कराची वाली, उसको देखें उसका क्या हाल है, 3 किलोमीटर नहीं बन सका अभी तक, 6-7 साल हो गए। इसी तरह अगर आप और सूबों के कंपैरिजन करें तो सबसे लेटेस्ट 3 BRT है ये, जिसमें साइकिल ट्रैक है, जिसमें माजूरों के लिए है, सब कुछ। बाकी जगह आपको नहीं मिलेंगे। ये बदकिस्मती से लाहौर की BRT का हमारे साथ मुकाबला कर रहे हैं। उनकी तो अपनी बसें नहीं है, हमारी तो हमारी अपनी बसें, उनकी रेंटेड बसें। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा फ़र्क है। वाईफाई देखें यहाँ पे, एयर कंडीशन देखें, तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए भी एजाज़ है कि पेशावर जो है वो कॉरपोरेशन से निकल के मेट्रोपॉलिटन में एक मेगा प्रोजेक्ट पे चला गया। इंशाल्लाह हमारा आज़म है कि इस पाकिस्तान के लिए और स्पेशली इस खैबर पख्तूनख्वा के लिए मज़ीद बड़े बड़े प्रोजेक्ट देंगे और इसी तरह हम प्रोजेक्ट देंगे और इस मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाएंगे इंशाल्लाह। क्या कहेंगे, इसकी लागत में भी इजाफा हुआ था, उसके हवाले से भी कुछ बताइएगा। और अब जो इसकी तारीख थी, पहले भी कई बार तारीख़ हुकूमत दे चुकी है, इस दफ़ा जो है बाकायदा तौर पर इससे इफ्तिताह किया जाए। देखिए अब तो मेरे ख्याल से इशू ख़त्म हो गया ना। जो लोग इस पर सियासत करते थे, कोई कहते थे जी करप्शन हुई है, कोई कहते थे जी PTI कोई प्रोजेक्ट बना नहीं सकती, तो मेरे ख्याल से अब उनकी सियासत तो ख़त्म हो गई। हम आराम से अपना काम करते रहे और एक क्वालिटी प्रोजेक्ट दिया है, तो उस पर हमें कोई वो नहीं है। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। अभी जब आवाम सफ़र करेंगे आज से इंशाल्लाह ताला, आप देख रहे हैं लोगों के चेहरों पे कितनी बड़ी खुशी है। तो मैं समझता हूँ कि ये
अवामी प्रोजेक्ट, शफाफ प्रोजेक्ट है। अच्छा, आप क्या कहेंगे पीपल्स पार्टी के आशीष धामरा भी यहाँ पे आए थे, वो आपको बुलाते रहे, कहते रहे कि आओ मुझे BRT का सफ़र कराओ, आज आप खुद बस में सफ़र कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, धामरा साहब आते तो मैं उनको उसी दिन कहता, एक हफ्ता पहले ही तो आया ना, तो मैं तो उनसे कह रहा था कि BRT मुकम्मल है, कोविड-19 की वजह से इसका इफ्तिताह नहीं हुआ था, अब हो गया है। अब धामरा साहब ये आए, बिलावल जरदारी को भी साथ लेकर आए। और देखें, वो अगर आप कराची की सूरत हाल देखें, तीसरी मरतबा उनकी हुकूमत है, जब बारिश होती है पानी में डूब जाता है कराची। अगर कोई शाम से नहीं डूबता तो वो लीडरशिप है पीपल्स पार्टी की। तो मैं उन सबको दावत देता हूँ कि आ जाए यहाँ पे, हम अपनी BRT आपको बताएं। आज की सुबह बड़ी शानदार है, मौसम बड़ा ज़बरदस्त है। जिस जगह मैं मौजूद हूँ मुझे यकीन नहीं आ रहा ये कराची है। इतना खूबसूरत कराची का ये व्यू मैंने पहले नहीं देखा, लेकिन कराची बदल रहा है और कराची बदलेगा। हमें अपनी सोच बदलनी है, हमें अपने एक्ट्स बदलने हैं, हमें गवर्नमेंट का साथ देना है। एनीवेज, आज हम बात करें कराची नेबरहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट की, KNIP। और इस वक्त जिस स्पॉट पर मैं मौजूद हूँ ये है पीपल्स स्क्वायर। इट्स ब्यूटिफुल। इसकी तारीफ़ ज़्यादा मैं नहीं करूँगा, ज़्यादा तारीफ़ हम उनसे करवाएंगे जिन्होंने इस पर काम भी किया है। वैसे तो WHO के इश्तराक से हुआ, लेकिन सिंध हुकूमत ने काम किया है और अभी भी काम जारी है। इट्स मैसिव प्रोजेक्ट, 1.5 अरब की लागत से ये तैयार हुआ है, ऑलमोस्ट कंप्लीट। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज़ विद अस। सर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये कराची है। मेरी मुस्कुराहट मेरी खुशी के मास छुपा रही है। लेकिन बिल्कुल दिल खुश होता है इस जगह पर आके, और कराची की जो रिच कल्चरल हेरिटेज है उसको भी देखते हैं, अच्छे मौसम को भी इंजॉय करते हैं, और जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी अप्रिशिएट करते हैं। सर, जब मैं यहाँ पर आया ज़रा मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि जो थकावट दूर करना चाहे, एंजॉय करना चाहे, इवन इफ़ यू वांट टू ब्रीथ फ्रेश एयर यू कैन कम हियर। ये बिल्कुल एक लिविंग रूम होगा, आउटडोर लिविंग रूम होगा। लेकिन सर, मेरा सवाल ये है, अगर यहाँ पर इतना अच्छा काम हो सकता है, ये इतना खूबसूरत हो सकता है, मैनेज हो सकता है, जो यूटिलिटीज़ की लाइंस हैं वो अंडरग्राउंड हो सकती हैं, ऑल इलेक्ट्रिसिटी लाइंस, पूरे कराची में क्यों नहीं हो सकता? आपकी तो इतने सालों से हुकूमत है। नहीं, बिल्कुल हो सकता है। मैं समझता हूँ व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। और मैं समझता हूँ ये प्रोजेक्ट इस बात को शो करता है कि जब इस बात को ठान लिया जाए कि हाँ, चीज़ों को बेहतर बनाना है, चीज़ों को ठीक करना है, तो आप चीज़ों को बिल्कुल कर सकते हैं। ये एक लिविंग एग्जांपल है कि किस तरीके से जो सिंध गवर्नमेंट की कमिटमेंट शो कर रही है। सर, ये तो ज़रा हम इस जगह पर मौजूद है, इस जगह की बात करें, बट मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा हम जो सिचुएशन है इस वक्त उस पर भी बात कर लेते हैं। गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट से एक अहम मैं कहता हूँ डिसीजन कह दें उसको या हुक्म कह दें उसको, जो कहा गया कि कराची के मसाइल को हल करने का टास्क दिया गया नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को, स्पेशली इस हवाले से कि कराची के नालों की सफाई हो या इंक्रोचमेंट हो। आप इस हुक्म को, इस एक्ट को कैसा देखते हैं? सिंध हुकूमत कैसा देखती है? देखिए, ये समझने की ज़रूरत है कि नालों को साफ़ करने की ज़िम्मेदारी किसकी है। ठीक है। ये ज़िम्मेदारी आपकी KMC की है, आपकी DMCs की है। और चूंकि KMC और DMC माजी में ये काम सही तरीके से नहीं कर पाती थी, तो सिंध गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ता था। अब की बार हमने फ़ैसला ये किया कि ये जो नालों को साफ़ करने का प्रोसेस है इसको सस्टेनेबल बनाने की ज़रूरत है, इसको मैकेनिकल तरीके से साफ़ करने की ज़रूरत है। तो हमने स्वीप के तहत एक नया इनिशिएटिव लिया, जिसके तहत हमने कराची के ये 38 बड़े नालों को साफ़ करने का प्रोसेस स्टार्ट किया। इसमें बारिशें 26-27 जुलाई को हुई, जिसके अंदर अनफॉर्चुनेटली कराची कुछ मकामात पर पानी खड़ा हुआ और लोगों के घरों में नुकसान हुए। तो एक मीडिया हाइप क्रिएट हुई, वज़ीर आज़म साहब ने उस बात का नोटिस लिया और ख़ुद कह दिया कि जी NDA में कोई टास्क दिया जाएगा। हमने उसको वेलकम किया। तो जब चेयरमैन NDA में कराची तशरीफ़ लाए तो चीफ़ मिनिस्टर से उनकी बात हुई, सिंध गवर्नमेंट से बात हुई, तो फ़ैसला ये हुआ कि 38 में से 3 नाले NDA में साफ़ करेगी और 35 नाले सिंध गवर्नमेंट साफ़ करेगी। 30 अगस्त का टाइम चीफ मिनिस्टर साहब ने दिया हुआ है इन तमाम नालों की कंप्लीट सफाई का। तो वी आर ऑन ट्रैक। कराची आपको लग रहा है बदलेगा विद द सेम स्ट्रक्चर, विद द सेम एनवायरनमेंट, विद द सेम पॉलिटिकल पार्टीज? देखिए, मैं समझता हूँ हमें अपनी नीयतों को ठीक करना पड़ेगा। नीयत में फतूर है या नहीं? देखिए, प्रॉब्लम है ना, क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी कामयाब हो जाएगी तो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को मज़ा आएगा। अगर पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत कामयाब होगी तो मुझे बताएं PTI को मज़ा आएगा? नहीं, लेकिन सर अगर वफाक में हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, प्रोविंस में हो सिंध हुकूमत, बल्दियाती निज़ाम MKM के पास, और तीनों जमातें आपस में एक पेज पर ना हो, चलिए मुत्तहदा कौमी मूवमेंट तो इत्तेहादी जमात है PTI की, सर मसला तो फिर हल होगा ही नहीं कभी अगर इसी तरह का निज़ाम रहेगा तो। इसीलिए तो मैं कहता हूँ आपको सोल्यूशन ओरिएंटेड होना होगा। जो शख्स खड़ा होता है वो कहता है ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। मैं तो कह रहा हूँ, देखिए मैं आपको उस जगह पे हम खड़े हुए हैं जहाँ पे सोल्यूशन नज़र आ रहा है ना। आज से 2 साल पहले आपने तसव्वुर किया था
कि कराची में सदर के एरिया में, ओल्ड सिटी एरिया में इतनी बड़ी स्पेस एक डेवलप हो जाएगी, पब्लिक स्पेस है, यहाँ पे एक आम आदमी आ सकेगा, कोई प्राइवेट स्पेस नहीं है। तो ये शो करता है ना कि नीयत है, विल है तो काम हुआ। तो हम तो आज भी काम करने को तैयार हैं, हमारा हाथ थामे। मैं तो प्राइम मिनिस्टर साहब को भी कहूँगा कि आपने कहा था कराची शहर के लिए 162 अरब रुपए तरक्याती फ़ंड्स का, आइए बिस्मिल्लाह कीजिए, मिल के 162 अरब रुपए शहर में लगाते हैं, जो कि पाकिस्तान के सरमाए को चलाता है, पाकिस्तान के बिज़नेस को चलाता है, पाकिस्तान के एक्सचेकर को चलाता है। हम तैयार हैं ये सब करने को, हमारा हाथ थामिए। लेट्स लुक बियॉन्ड पॉलिटिक्स, लेट्स लुक बियॉन्ड petty issues. Let us all work for the commercial industrial capital of this country. वेरी गुड टू हियर सर। आई एम सॉरी मैं और वक्त लूँगा आपका। एक और मामला के इलेक्ट्रिक का। के इलेक्ट्रिक पर नवाजिशात सिर्फ आपकी नहीं, ज़ाहिर है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की रही हैं, तमाम हुकूमतों की रही हैं। के इलेक्ट्रिक का मसले का हल सर कहा यह जा रहा है, बात ज़्यादा ये बात हो जाती है या तो नेशनलाइज कर दिया जाए, या ये कहा जाता है कि कोई मुतबादिल आए और कंपनीज़ हैं, और कंपनीज़ आने में मसाइल हैं सर? मसाइल हैं। देखिए, हमारे मुल्क में थोड़ा हमको समझने की ज़रूरत है कि इन हालात में जब इतनी इल्ज़ाम तराशी की कैफियत हो, कौन सा फ़ॉरेन इदारा इस मुल्क में आके इन्वेस्ट करे? शंघाई नहीं आना चाह रहा? शंघाई आना चाह रहा है, लेकिन जो मेरे ख्याल में पिछले कुछ रोज़ में इतनी ज़्यादा बयानबाजी हुई है, जो चीज़ें हुई हैं, उसके बाद डू यू थिंक कोई फ़ॉरेन इन्वेस्टर अपना नाम ECL में डलवाना चाहेगा? कोई चाहेगा? मैं समझता हूँ लापरवाही हो सकती है के इलेक्ट्रिक की इंतज़ामिया की, लेकिन मैं समझता हूँ बहैसियत रियासत हमें एक इन्वायरमेंट ये क्रिएट करने की ज़रूरत है कि फ़ॉरेन इन्वेस्टर खुशी के साथ इस मुल्क में आ सके, अपना सरमाया लगा सके, अपना मुनाफा भी कमाए, बट एट द सेम टाइम लोगों को सर्विस प्रोवाइड करे और इम्पॉर्टेंटली लोगों को रोज़गार प्रोवाइड करे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। साथ मौजूद है, फिर बनेगा कायद का पाकिस्तान। और ये है शहर कायद, और इसी के मसाइल के ऊपर कुछ बात करनी थी, तो एक हमारे पास अहम खबर है, वो हम आपको देते हैं। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने वफाकी हुकूमत से कराची में बिजली के मसले के हल से मुतालिक रिपोर्ट मांग ली है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सियासतदान जेल में जाते हैं, मजे करते हैं, उनकी जेब से पैसे निकलवाएं तो बड़ी तकलीफ होती है। अगर किसी इलाके में कोई एक भी डिफॉल्टर हो तो पूरे इलाके की बिजली बंद कर दी जाती है, ये कैसे होता है? अटॉर्नी जनरल जरा बताए तो सही, कराची में लोड शेडिंग कैसे खत्म होगी? वफाकी हुकूमत कराची में लोड शेडिंग के मुस्तकिल हल के बारे में सोचे, सिर्फ सोचे नहीं, अमलन भी कुछ करके दिखाए, ये भी उन्होंने कहा। ऐसे रिमार्क्स दिए। एक ब्रेक आपको देंगे, लेकिन पहले एक ब्रेक लेंगे। okay. वेलकम बैक। जश्न आज़ादी के रंगों की बात करते हैं, तैयारियों, तैयारियों की बात करते हैं, रोशनियों की बात करते हैं, रोशनियों के शहर कराची की बात करते हैं, कायद-ए-आज़म हाउस म्यूजियम की बात करते हैं। कल शाम बड़ा ज़बरदस्त मंजर था कायद-ए-आज़म हाउस म्यूजियम शार फैसल का, तो क्यों ना आपको इसकी झलक दिखाएं, लेकिन डिटेल से आपको हो सकता है हम कल यहाँ पर लेकर जाएं। हो भी सकता है। वैसे मैं आपको बता दूं, हमेशा ये होता है कि यहाँ पर आपको झंडा भी दिखाई देगा, कुछ लाइट्स भी, लेकिन इस बार तो रोशनियाँ बढ़ गई हैं और हसीन हो गया। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की ये कोशिश, बड़ी ज़बरदस्त कोशिश, और खूबसूरत लग रहा है कायद-ए-आज़म हाउस म्यूजियम, ज़बरदस्त। ये हम जब आम दिनों में यहाँ से गुजरते हैं तो वैसे ही फील हो रहा होता है कि हम पर बहुत जिम्मेदारी है, हमारे कायद-ए-आज़म का जो ख्वाब था उसको पूरा करने की। लेकिन ख्वाब की ताबीर अगर इतनी रोशनी और इतने रंगों के साथ में मिले तो फिर आप अज़्म भी दोहराते हैं और आप खुश भी हो जाते हैं। यही मौका है, जाइए जी, देखिए, आज शाम में तो ज़रूर जाकर के देख सकते हैं आपको अच्छा फील होगा, और आप एक जिसको कहते हैं ना, एक नए सिरे से अहद करेंगे, तो ये मौका छोड़िए नहीं। आगे बढ़ते हैं जनाब। यौम आज़ादी के मौके पर लोग पाकिस्तान को बेहतरीन मुल्क बनाने का इजहार कर रहे हैं। ये ज़ाहिर हमारी सबकी ये ख्वाहिश है कि हम इसे कायद का पाकिस्तान बनाएं, क्योंकि ज़ाहिर अभी तक ये कायद का पाकिस्तान नहीं बना। हम सबको कोशिश करनी है कि कायद का पाकिस्तान बने, हकीकी मायनों में बने। समक के प्लेटफॉर्म पर किसने 14 अगस्त की मुनासिबत से, यौम आज़ादी के मुनासिबत से पैगाम क्या दिया, आपको दिखाते हैं। और बस यही बात है, पाकिस्तान नहीं तो कुछ नहीं, पाकिस्तान है तो हमारी पहचान है। इसका इदराक सबको होना चाहिए, जिम्मेदारी का एहसास सबको होना चाहिए। अरकान पार्लियामेंट जश्न आज़ादी को भरपूर मिली जोश और जज्बे के साथ मनाना चाहते हैं, इसके लिए बड़े पुरज़्म हैं। और वो ये भी कहते हैं कि इस साल कोरोना के ख़ात्मे की खुशी भी मनाई जाए।
भारतीय कब्जे से आज़ादी के लिए जिद्दोजहद करते कश्मीरियों को भी ख़ास तौर पर याद रखा जाए। ये सब भी हमारे जो अवामी नुमाइंदे हैं, जो सियासतदान हैं, उनकी जानिब से कहा गया। इकबाल का शहर सियालकोट, इसकी बात करते हैं। यहाँ पर बच्चे बड़े सभी यौम आज़ादी मनाने के लिए पुरजोश हैं। कौमी परचम और बैजेस की खरीदारी के लिए बाजारों में रश है। शहजाद अहमद की रिपोर्ट देखिए। जिंदा कौमें अपने कौमी त्योहारों का भरपूर इस्तकबाल करती हैं। सियालकोट में जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर। शहर भर में आराइशी अशिया के आरजी स्टॉल सज गए। सब्ज हिलाली परचमों ने समा बांध दिया। छोटे और बड़े सब ने मिली जोशो जज्बे के साथ बाजार का रुख किया। मैं पापा के साथ आया हूँ, मैंने कैब ली है, चश्मा लिया है, बाजा लिया, मैं होम एंजॉय करूँगा। शहरियों की बड़ी तादाद देखकर दुकानदार भी खुश दिखाई दे रहे हैं। कोई झंडे लेके जा रहा है, कोई झंडियाँ लेके जा रहे हैं, कोई बैच खरीद के जा रहा है, कोई शर्टें लेके जा रहा है। एक वलवले और जोश से खवातीन भी अपने बच्चों के लिए जश्न आज़ादी की मुनासबत से आज़ादी ड्रेसेस की खरीदारी में मसरूफ हैं। कैमरामैन आइज़िक के साथ शहजाद अहमद, समा, सियालकोट। तो जनाब, पूरी पाकिस्तानी कौम ही इस मौके पर बड़ी मुतहर्रिक है, बहुत खुश है। फ़नकार बरादरी भी जश्न आज़ादी को पूरे जोश व खरोश से मनाने की तैयारी कर रही है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मोहम्मद कुर्बान भुलूकार और चेयरमैन बराबरी पार्टी जवाद अहमद के साथ ही मौजूद हैं, तो उन्हीं की जानिब चलते हैं और ज़रा जानते हैं कि क्या क्या तैयारियाँ हैं। तो पूरी पाकिस्तानी कौम अपने अपने अंदाज में आज़ादी की खुशियाँ मना रही है। ना सिर्फ पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानी आज़ादी की खुशियाँ मना रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं, रहते हैं, मुकीम हैं, तमाम लोग बढ़ चढ़ कर एक दूसरे से आज़ादी की खुशियाँ मना रहे हैं। आज हम जिस शख्सियत के साथ मौजूद हैं, उन्होंने गुलूकारी के मैदान में भी अपना लोहा मनवाया। सियासत में आए तो सियासत के मैदान में भी उन्होंने खूब थरथल्ली मचाई। जी हाँ, मेरी मुराद है जवाद अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम जवाद भाई, कैसे हैं आप? बहुत खुश हूँ आज मैं, और साथ साथ थोड़ा सा दुख भी होता है लोगों को देख के कि उनके हालात ठीक नहीं हुए, लेकिन उम्मीद करते हैं और हमेशा दुआ करते हैं कि हालात बेहतर हों तमाम पाकिस्तानियों के। क्योंकि मैं समझता हूँ कि बराबरी पार्टी पाकिस्तान, हम जो कहते हैं अपने प्लेटफॉर्म से, हम ये कहते हैं कि हर इंसान को एक लंबी, खुशहाल और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने का हक़ है। और तमाम वो लोग जो पैदा होते हैं दुनिया में, और ख़ुद तो आपको पता है कोई पैदा हो के अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, रियासत ही करती है या मुल्क करता है, आपको मौक़े देता है, आपको फैसिलिटीज़ देता है, आपको आपकी नीड्स पूरी करता है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी रियासत जो है उसको ये पाकिस्तान में लोगों के लिए करना पड़ेगा, तमाम लोगों के लिए। और जिस तरह लोग इसमें रहते हैं ज़्यादातर, उनकी ज़िंदगी चेंज करना पाकिस्तानी रियासत का फ़र्ज़ है। बाइक पे झंडियाँ लगाकर जो है घूमना और इस तरह की जो यादें हैं वो थोड़ी शेयर करें हमारे व्यूअर्स के साथ। अच्छा, मैं ना थोड़ा सा संजीदा मिजाज रहा हूँ सारी उम्र। जवानी में भी मैं, मतलब जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो बहुत ज़्यादा मैं इस तरह नहीं था, शौक़ तबीयत नहीं थी लोगों की जिनकी होती है, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरी इस तरह नहीं थी। तो मैंने ये काम तो नहीं किए मोटरसाइकिल्स वाले, लेकिन घर में तो झंडियाँ वगैरह लगाते होंगे वो सारा, शायद वो कभी बचपन में किया होगा। लेकिन मुझे ये याद है कि 14 अगस्त वाले दिन को छुट्टी होती थी तो हम फैमिली बाहर निकलती थी और हम कोई, क्योंकि बड़ा अच्छा माहौल होता है, लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, तो वो उस ज़माने में लाइट्स लगती थी पूरे लाहौर में, अभी भी शायद लगती हूँ। मैं कभी इस तरह निकलता नहीं हूँ जिस तरह बचपन में उस ज़माने में निकलता था लड़कपन में। तो उस वक्त वो हम निकलते थे फिर तो लाइट्स वाइट्स, बड़ा मज़ा आता था देख के। मुख्तलिफ़ जो तारीख़ी मकाम है लाहौर के अंदर, जैसे शाही कला है, फिर बादशाही मस्जिद है, फिर इस तरह की और जो जगह हैं, उन पे भी मैं देखता था कि बड़ी रौनक होती थी। और फिर हम खाना खाते थे फैमिली जाके कहीं पे। तहरीक इंसाफ में भी इंसाफ नज़र नहीं आ रहा, हर चीज़ का बहरान पैदा हो रहा है और लोग उनके अपने निकल रहे हैं उसमें। तो बराबरी पार्टी जो है उनकी क्या स्ट्रेटजी होगी? वो भी सिर्फ मौके की तलाश में होंगे? लोगों को क्या फैसिलिटीज़ देंगे? क्या गरीब आवाम के लिए क्या कुछ करेंगे, या मज़ीद मुश्किलात में सिर्फ इजाफा करेंगे? पता, जब पहले मुझसे ये सवाल जो लोग पूछते थे ना, तो मुझे कही दो ना, क्योंकि आदमी अपनी तरफ से तो सच्चा होता है, कम से कम मैं तो यही समझता हूँ कि मैं सच्चाई से कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ। बड़े इसके लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ रही हैं, बड़ा कुछ छोड़ना पड़ता है। फिर लोग बुरा भला भी कहते हैं, तीनों पार्टीज़ के लोग, उनको समझ नहीं आती कि अगर ये तीनों को तनकीद कर रहे हैं तो किसी वजह से कर रहे हैं। मैं पार्टी ज्वाइन ना कर लेता वो वाली, शायद अभी किसी पार्टी में मिनिस्टर होता, कोई बैठ के पावर जो है वो मेरे पास होती। मैं नहीं समझता इन पार्टीज़ में ही हो सकता था, तो इसलिए ये किया। तो पहले जब सवाल पूछते थे तो मैं थोड़ा सा अजीब फील करता था, मुझे थोड़ा सा ना
मज़ा आता है ये सवाल सुन के, क्योंकि देखें आप लोग भी ठीक कहते हैं, ये तीनों पार्टीज़ आपने आजमा ली हैं। अब आप कहते हैं एक और साहब खड़े हो गए हैं, एक और पार्टी खड़ी होगी, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, एक तो मैं ये कहता हूँ, आम तौर पे कहता हूँ, आपको भी कह रहा हूँ कि मैं कोई वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनना चाहता। मैं समझता हूँ कि आप जैसे नौजवान जो हैं वो अगर वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, लड़के लड़कियाँ, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। मैं एक पार्टी बिल्ड करना चाहता हूँ आम लोगों की। जो गरीब आवाम इन माफियाज़ का शिकार हो चुकी है, इस आज़ादी के दिन आप उनको क्या मैसेज देंगे कि वो इन माफियाज़ से कैसे आज़ाद हो सकते हैं? देखिए वो आज़ाद अगर होना चाहते हैं तो उनको, फिर वही कहूँगा, उनको सियासत में आना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप अपने घर में बैठ के कहेंगे हम आज़ाद हो जाएं, हमें रोटी मिलना शुरू हो जाए बेहतर, हमें हमारे बच्चों को बेहतर तालीम मिलना शुरू हो जाए। मांगने से नहीं मिलता कुछ भी, तारीख गवाह है, हमेशा जद्दोजहद करनी पड़ती है उसके लिए। और चूँकि पार्लियामेंट मौजूद है, चूँकि सियासी प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, इस मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन तो हैंग नहीं हुआ हुआ ना, इस वक्त तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अच्छी तरह अप्लाई हो रहा है पूरी दुनिया, पाकिस्तान के अंदर। तो हम समझते हैं कि इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और इन्होंने जो हमें सियासत से बाहर निकाला हुआ है इस 1% ने, तो अब वक्त आ गया कि हम सियासत को अपनी सबसे बड़ी जो है वो एक तख्ता मश्क बनाएं, बजाय कि हम सिर्फ रोज़ी रोटी की अपनी लिए भागते दौड़ते फिरें। हम इससे में अपना सिक्का जमाएं, और मेरा ख्याल है ये तबका अगर ये करेगा तो तरक्की याफ्ता मुल्क बन जाएगा पाकिस्तान बहुत जल्दी। जवाद भाई, आपने वतन से मोहब्बत वाले अपने जज्बात को सुरों की माला में भी परोया, तो कुछ हमारे व्यूवर्स के लिए भी गुनगुना दें। तुम मसीहा हो इस कौम के, हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है। तेरी मेहनत तभी ऐसा रंग लाएगी, तेरी हिम्मत चट्टानों से टकराएगी, अगर तू साबित कदम होगा उनकी तरह, जो कि गाजी बने जीते सब बाजियां। कामयाब रहो हर कदम, कौम की इज्जत हो तुम मसीहा हो इस कौम के, हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है। जी, तो ये थे हमारे साथ चेयरमैन बराबरी पार्टी गुलूकार जवाद अहमद साहब। उनका कहना है कि अगर आपने माफियाज की ग़ुलामी से जान छुड़ानी है तो आपको ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ना होगी। इसके साथ साथ उन्होंने मुल्क के मसीहाओं को ट्रिब्यूट भी खूबसूरत अंदाज में पेश किया है। जी शुक्रिया कुर्बान, आपने हमारी इनसे मुलाकात कराई और गाना भी सुनवाया, ये तो और अच्छा हो गया। बहुत अच्छा हो गया। चलिए जी, बढ़ते हैं आगे और हम बात करते हैं अब प्लांटेशन की। गो ग्रीन पाकिस्तान की बात करते हैं। एक इदारा ऐसा है जो किसी एक दिन या एक हफ्ता या एक महीना नहीं बल्कि साल भर शजरकारी में मसरूफ रहता है। लाहौर का समाजी इदारा है मुख्तलिफ पार्क्स, शाहराहें, यहाँ पर ये पौधे लगाते हैं और इस कार्यक्रम में छोटे बच्चे दिखाई देते हैं। छोटे छोटे बच्चों को किरण उन्होंने इन्वॉल्व किया है और ये बड़ी अच्छी बात है, बच्चे सीखेंगे, इससे बच्चे सीखेंगे। और साथ के साथ इन्होंने अब किया इस बात को भी इंश्योर कि हम सबको बराबरी का हिस्सा डालना है इसमें। तो छोटे बच्चे हों या फिर ट्रांसजेंडर्स, वो भी आगे बढ़े हैं और शजरकारी के इस रोजाना के फर्ज में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। अब ये खबर इतनी दिलचस्प थी और ये काम इतना अच्छा है कि इसके ऊपर बात करना तफसील के साथ बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली हमें ज्वाइन किया इस वक्त गो ग्रीन वेलफेयर सोसाइटी की सदर आसमा फरहाद ने और इको एक्टिविस्ट ट्रांसजेंडर हैं जन्नत अली, उन्होंने ज्वाइन किया। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। आसमा, पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा, प्लीज़ थोड़ा सा बताइएगा कौन कौन से इलाके और कितने पौधे लगा चुके हैं, कितनी शजरकारी आप लोगों ने कर ली और प्लान क्या है, गोल क्या है, कितनी करनी है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्र अदा करूँगी, आपने इस प्रोग्राम का मुझे हिस्सा बनाया। गो ग्रीन वेलफेयर सोसाइटी जो कि हमारा इदारा है, ये अब तक लाहौर शहर में तकरीबन 10,000 से ज़्यादा दरख्त जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर चुका हुआ है और प्लांट भी कर चुका हुआ है। और हमारा तरीक़ाकार पास में ये रहा है कि हम स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस के साथ कोलैबोरेट करके स्टूडेंट वॉलंटियर्स की मदद के साथ दरख्त लगाते रहे हैं, इस कंडीशन पे कि उनकी मेंटेनेंस जो है
वो ये स्कूल्स वगैरह ही करते रहेंगे, हमारे पार्टनर्स ही करेंगे। इस बार हम क्लीन ग्रीन पाकिस्तान जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक इनिशिएटिव है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और PHA के साथ दरख्त लगा रहे हैं। और हम चाह रहे हैं कि 1 साल के अंदर लाहौर शहर के अंदर तकरीबन 1 लाख दरख्त लगाएं और ये हमारी ईयर राउंड की कैंपेन है। ज़बरदस्त। लेकिन इसके साथ साथ मुझे ये बताएं आसिमा, ट्रांसजेंडर्स को इंक्लूड करना, इंक्लूसिव सोसाइटी की ज़रा हम बात करते हैं और उनको इस काम में इंक्लूड करना, अब वो इको एक्टिविस्ट के तौर पर उभर रहे हैं, ये कितना अच्छा और कितना ज़रूरी था? जी, आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया है। इसमें एक्चुअली बात सारी ये है कि अब लेटेस्ट इवेंट्स जो हुए हैं दुनिया की हिस्ट्री में, उसमें दुनिया की टाइमलाइन को जो है वो डिवाइड करके रख दिया है प्री कोविड वर्ल्ड में और पोस्ट कोविड वर्ल्ड में। जो प्री कोविड वर्ल्ड थी, अब उसमें तो इकोनॉमीज फ्लरिश कर रही थी, नए नए बिजनेसेस जो हैं वो मंजर आम पे आ रहे थे, लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही थी और इसी तरह से मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ साथ स्किल्ड लेबर किसी भी जेंडर की हो उनके लिए भी इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही थी। लेकिन अब हम पोस्ट कोविड वर्ल्ड में हैं जहाँ पे इकोनॉमीज रिसेशन में है, कंपनीज ने अपना स्टाफ जो है वो पहले ही बहुत कट डाउन किया है क्योंकि उनको अपने एक्सपेंसेस जो हैं उनको कट डाउन करने थे और हमें और मेन स्ट्रीम सोसाइटी के ही जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड और स्किल्ड लोग हैं उनको भी अपनी मुलाजमतों से हाथ धोना पड़ा है। तो ऐसी सिचुएशन में एक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को स्किल प्रोवाइड करना और उनकी प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन वो हमारे लिए ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया था। तो हम लोगों को इन द पोस्ट कोविड वर्ल्ड हमारी टीम ने इस सारे प्रोजेक्ट को रीथिंक किया और हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि क्योंकि इकोनॉमी रिसेशन में है और प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत लिमिटेड हो गई हैं, तो हमें अपने ही इदारे में इन लोगों के लिए जगह बनानी पड़ेगी। सो हमारा जेंडर इक्वालिटी के साथ साथ एक और जो हमारा एक इक्वली इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है वो क्लाइमेट एक्शन के ऊपर है, तो हमने उसको स्केल अप करने का सोचा और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी मेम्बर्स को ऑन जॉब स्किल्स ट्रेनिंग के लिए हमने रिक्रूट करना शुरू किया। तो उसका मकसद यही था कि उसके 2 मकसद हैं। एक मकसद ये है कि हम क्लाइमेट एक्शन के ऊपर काम करें जिसका एक इमीडिएट और जो आउटकम है वो हम शहर में जो दरख्त लगा रहे हैं, हमारी प्लांटेशन ड्राइव में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो है, और इसके साथ साथ इस तरह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना है कि इको फ्रेंडली बिजनेसेस भी हम ट्रांसजेंडर्स के थ्रू करवाएं, एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग, लीडरशिप की ट्रेनिंग इन लोगों में जो है वो उसको मकबूल करें। और दूसरा इसका मकसद ऑब्वियसली इन ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की जो कि एक पसमानदा तबका है हमारे माशरे में, उसकी स्किल ट्रेनिंग और उनको एक इज़्ज़तदार रोज़गार मुहैया करना है। ये बहुत इत्मीनान की बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि इतने पेचीदा मामलात के ऊपर, इतनी बारीक पॉइंट्स के ऊपर, निकात के ऊपर आप लोगों ने सोचा और आप लोग अमलन कुछ कर भी रहे हैं, काफ़ी कुछ कर रहे हैं। इको एक्टिविस्ट जन्नत अली ने भी हमको ज्वाइन किया। जन्नत, ज़रा मुझे बताएं प्लीज़ इस सिलसिले में, वैसे तो ट्रांसजेंडर्स जहाँ भी जा रहे हैं अपना नाम बना रहे हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बतौर इको एक्टिविस्ट माहौल की बेहतरी, क्योंकि वो सबसे पहले है, आप एक सिस्टम के लिए काम कर रहे हैं, दुनिया के लिए, कुर्रायर्स के लिए काम कर रहे हैं, ये जो कैरेक्टर है, ये जो किरदार है, ये जो जिम्मेदारी है, इसके लिए क्या सोच के रखा है, क्या क्या करना है? हाँ जी बिल्कुल, ट्रांसजेंडर अब तो माशाल्लाह बहुत अच्छे की रोल प्ले कर रहे हैं। हमारा कानून भी पास हो गया है 2018 में, और फिर अभी प्राइड करवाने वाले हैं 14 अगस्त को ऑनलाइन, तो आप वो भी देखिएगा। इसके अलावा परफॉर्मिंग आर्ट्स और बहुत सारे शोबों में अब ट्रांसजेंडर नुमायाँ अपने इदारों को चला रहे हैं। तो हाँ, एज एन इको एक्टिविस्ट बनकर हम मतलब ना कि सिर्फ दरख्त लगाएंगे बल्कि फिर उनको साथ बढ़ाएंगे भी, मतलब एक अगर 20 दबा रहे हैं तो उसको पौधा और दरख्त बनाने की उम्मीद रखते हैं। तो हमने ना कि प्लांटेशन करना है बल्कि सिर्फ ये इशू नहीं होता कि दरख्त लगाना है, इट्स लाइफ, वो भी एक जानदार चीज़ है पौधे, और हमें भी एक ऑक्सीजन, एक ज़िंदगी देते हैं, तो आई थिंक उनको हमें साथ लेके चलना है। इसके अलावा हमारा फोकस ये भी होगा कि हम ये वेस्ट जो सा है उसको कैसे ख़त्म करें और उसके लिए क्या तरीका कार बनाएं, कैसे अवेयरनेस फैलाएं अपने सिविल सोसाइटी में,
और जिस तरह ग्रेटा थनबर्ग है उसकी तरह हम अच्छे अच्छे मैसेजेस देंगे और अवेयरनेस क्रिएट करेंगे पाकिस्तान में। ज़बरदस्त। अपनी कोशिश तो शेयर करें, कितने पौधे खुद लगाए? जी हम अभी तक 300-300 प्लांट्स हम लगा चुके हैं और आज भी हमारा प्लान है। बस कभी कभी मौसम की सूरत हाल को भी मद्देनज़र रखा जाता है, जिस वजह से हम उसके मुताबिक फिर ट्री प्लांटेशन करते हैं। तो आगे भी हमारे मंसूबे हैं कि हम मज़ीद ट्रीज़ लगाएं और ना कि ट्री लगाएं, उनकी नशोनुमा और उनकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी लें और इस तरह के मुल्क को साफ़ बनाने के भी मंसूबे बनाएं। क्योंकि अगर एक इंसान, हम इंसान होने के नाते जानवर से सीखें कि अगर वो अपने इर्द गिर्द की जगह को बैठने से पहले साफ़ करते हैं तो हम क्यों नहीं अपने माहौल को साफ़ रख सकते। बहुत शुक्रिया जन्नत और आसमा, आप साथ मौजूद थी और इस सिलसिले में हमसे गुफ्तगू कर रही थी और यूँ शो बढ़ रहा है आगे। और इस शो के दौरान किरण, आपको पता है कि मेरी एक टेंशन क्या थी, क्या वो इंटरनेट चल पड़े, मेरी बेटी की ऑनलाइन क्लास हो रही है इस वक्त और मुझे उसकी टेंशन थी। अच्छा, टेंशन हर पेरेंट की होती है और ये टेंशन हर स्टूडेंट की भी होती है, क्योंकि पाकिस्तान में अक्सर ऐसा हो जाता है कि इंटरनेट का कोई मसला होता है, आपकी क्लास पे डिस्टर्ब हो जाती है। समटाइम्स वो मसला टीचर के एंड पर होता है, समटाइम्स वो मसला स्टूडेंट के एंड पर होता है और ऐसे में जो कहना चाहिए ना निज़ाम है वो थोड़ा मुतासर होता है। एक स्टूडेंट, प्री मेडिकल के स्टूडेंट है, बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक़ है, मुदस्सर बलोच इनका नाम है। उन्होंने एहतजाज किया इस सारे मामले पर और गाने की सूरत में एहतजाज किया। अरे क्या बात है। तो मुदस्सर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे हम बात करते हैं। गाना नहीं देखने को मिलेगा, पहले थोड़ा सा कुछ सुनने को नहीं मिलेगा प्लीज, अगर पॉसिबल है तो। चलिए ठीक है, सुनवाते हैं। थैंक यू। मिनट में फुर्सत नहीं सोने से, इन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता हमरे पढ़ने से, आ कुछ लिखने से, आ कुछ करने से, आ कुछ होने से, आ कुछ करने से। या बिगड़े है निजाम या बिगड़ा एहसास, या बिके अदालत बाजारी, ये सोच मुंह पे करते हैं बात जनाब हमें बलोच। भाई ये थे सारी दिल की बात, सुर नहीं रैप के से अंदाज में सारे के सारे अल्फाज, हम आवाज़। मुदस्सिर ने कमाल कर दिया। वैसे एहतजाज ऐसे करना ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए जी, खुशामदीद कहते हैं आपको। ये बताइए, ऑनलाइन क्लासेस के ख़िलाफ़ गाना बनाएंगे, इस तरह से एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे, ये इसके लिए लोग कितना पसंद कर रहे हैं? आपके इस आइडिया को थोड़ा सा बताएं ना हमको। ख्याल कैसे आया कि ये इसी तरह से होना चाहिए? जब कोरोना का जो सिलसिला स्टार्ट हुआ तो वहाँ से हमें ट्रांसफ़र किया गया बलूचिस्तान अपने घर। तो उसके बाद HSC ने यही किया कि ऑनलाइन क्लासेस हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो तहम बलूचिस्तान का आपको पता होगा कि 60-75% फैसिलिटी नहीं है इंटरनेट का यहाँ पे। तो ये सोच मेरे दिमाग में इस तरह आया, एक दिन मैं प्रोटेस्ट पे गया था अगेंस्ट ऑनलाइन क्लासेस के HSC के ख़िलाफ़। तो वहाँ से मेरा दिमाग में यही आइडिया आया कि मुझे भी कुछ करना है अपने तरीके से, क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूँ। तो मैंने एक रैप लिखा अपने दोस्त के साथ, अरसलान के साथ, और उसके बाद इसे हमने रिकॉर्ड किया। तकरीबन जो हमारा स्ट्रगल रहा रैप का लिखने से अपलोड तक, तो तकरीबन 30 दिन का ये स्ट्रगल रहा हमारे। ओके, अब ज़ाहिर है अभी तो आप प्री मेडिकल में है और इंशाल्लाह आफ्टर प्री मेडिकल यू विल बी डूइंग मेडिकल, और उस मेडिकल के स्टूडेंट आप होंगे। बड़ा टफ होता है, ज़ाहिर है मेडिकल तो बहुत टफ, प्री मेडिकल भी टफ है। ऐसे में वक्त निकालना और उसके साथ पूरी शूट करना, लिखना, गाना, ये वक्त मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। बट आपने किया, कैसे किया? सर मेडिकल और रैप के आप कह रहे हो, सिंगिंग के, आप सिंगिंग और मेडिकल कैसे मैनेज करते हो? मैनेज मैं इस तरह करता हूँ, जब कोई इश्यू हो। ये तो एक इश्यू था ऑनलाइन क्लासेस के, यहाँ पे एक बंदे की बात नहीं हो रही थी, हज़ारों लाखों स्टूडेंट की बात थी। तो मैंने अपना स्टडी साइड पे रखा और ये रैप लिखा, उसके बाद इसे अपलोड किया ताकि HSC हमारे जो प्रोटेस्ट के ख़िलाफ़, हमारे जो भी है ऑनलाइन क्लासेस के ख़िलाफ़ एक एक्शन ले। या हम लोग तालीम दोस्त है, तालीम दुश्मन नहीं। अगर हमें ऑनलाइन क्लासेस पर आमादा किया जा रहा है तो हमें फैसिलिटीज़ भी दिया जाए बलूचिस्तान के अंदर, नेट फैसिलिटीज़, ताकि हम अपने क्लासेस भी कंटिन्यू करें। अच्छा देखिए, इससे पहले कि मैं एजुकेशन के ऊपर और जो मसाइल का आपको सामने उसके ऊपर आपसे सवाल करूँ, मुझे ज़रा जल्दी से पहले ये बता दीजिए, सिर्फ रैप करना है इसी का शौक़ है या फिर कोई और तर्ज की मौसीकी भी है कि जो आपको अच्छी लगती है या आप थोड़ा बहुत गुनगुना लेते हैं, वो बताएं।
सर वैसे तो मैं वोकलिस्ट सिंगिंग करता हूँ। रैप मैंने इस वजह से रिप्रेजेंट किया क्योंकि किसी भी इश्यू को हम जब आगे करते हैं तो रैप इज़ द बेस्ट ऑप्शन। किसी इश्यू के बारे में रैप इसलिए गाया जाता है क्योंकि हम कोई इश्यू या कोई भी मसाइल हो, चाहे जैसा भी हो, माशरे के हो या किसी भी हो, तो उसे हम रैप में रिप्रेजेंट सही तरह कर सकते हैं। और आपको पता है बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि आपको ना बेहतरीन रैप करना आता है, शायद सिंगिंग का इतना ज़्यादा आपको पता नहीं होगा। ये इतना ज़्यादा इसको शेयर भी किया गया है। अच्छा, अब ज़रा मुझे ये बताइए कि बलूचिस्तान में आपको तालीम के हुसूल में किन किन मुश्किलात का सामना है, क्योंकि प्लेटफॉर्म आपके पास है, आप इसे दोहरा सकते हैं, बता सकते हैं। सर बलूचिस्तान में आपको पता है यहाँ पे ना इंटरनेट फैसिलिटीज़ है और ना कि सिग्नल्स है यहाँ पे। अभी मैं जहाँ बैठा हूँ यहाँ कैपिटल ऑफ बलूचिस्तान कोयटा, यहाँ पे भी अगर साइड एरिया में अगर जाओगे तो वहाँ पे भी नेट सिग्नल्स नहीं है। और मैं खुद मस्तूंग से ताल्लुक़ रखता हूँ, वहाँ पे तो बिल्कुल सिग्नल्स ही नहीं, नेट तो अपनी जगह है। और यहाँ पे तालीम बहुत ज़्यादा लो है, जैसे कि बाकी सूबों में लाहौर हुआ, पंजाब हुआ, वहाँ पे तो तालीम माशाल्लाह सही लेवल पे है। हमें भी तालीम चाहिए, हमें भी कॉलेजेस चाहिए। और यहाँ पे सिर्फ एक लाइब्रेरी कायदम यूनिवर्सिटी, वहाँ पे भी मेंबरशिप मतलब स्टूडेंट ज़्यादा है। सब लोग क्या बनना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं बलूचिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए। जब हमें कुछ पढ़ने के लिए मिलेगा, अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे या यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगे, तो तभी पाकिस्तान आगे जाएगा, तभी बलूचिस्तान आगे जाएगा। तो मैं यही दरख्वास्त करता हूँ कि भाई हमें लाइब्रेरी भी दिए जाए और अच्छे अच्छे कॉलेजेस भी दे। मैं इस वजह से लाहौर गया हुआ क्योंकि बलूचिस्तान के हालात मुझे पता है, यहाँ पे अच्छे कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, क्योंकि हालात का आपको पता होगा। तो इस वजह से मैं मतलब इतना ज़्यादा वो नहीं करता हूँ कि बलूचिस्तान में मैं यही अपील करता हूँ कि अच्छे कॉलेजेस मिले, अच्छे यूनिवर्सिटीज़ मिले, ताकि हमें बहुत ज़रूरी है। 1000 साल आगे हमारा सफ़र कैसा होगा, इसके लिए स्टूडेंट्स पर इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन सिस्टम पर इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। मुदस्सिर बैठ चुके साथ मौजूद थे आप। वक्त हो गया जनाब ख़त्म, आपसे मुलाकात करेंगे 14 अगस्त के खास शो पे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, बाहर जाएं तो प्लीज़ एहतियात के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।